हाँ जी, तो आज हम चालू करने वाले हैं एक अपना अच्छा सा टॉपिक जिसका नाम है कंपोजिशन लेवी, जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में कवर किया गया है। ठीक है, तो कंपोजिशन लेवी चालू करने से पहले हमें दो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हमें पढ़नी पड़ेगी। वो है एग्रीगेट टर्नओवर और स्टेट टर्नओवर। ठीक है, तो एग्रीगेट टर्नओवर में क्या क्या चीज़ इंक्लूड होती है। पहली चीज़ इंक्लूड होती है ऑल टैक्सेबल सप्लाईज, एग्जाम सप्लाई, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, इंटर स्टेट सप्लाईज ऑफ पर्सन हैविंग सेम पार्ट। मतलब यहाँ पे आपका जो टर्नओवर होता है उसके अंदर आप जो भी टैक्सेबल सप्लाईज सप्लाई करते हो, या फिर आप जो भी एग्जाम सप्लाई सप्लाई करते हो, ठीक है, या फिर आपने किसी एक्सपोर्ट किया। और ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे आप स्टार मार्क कर सकते हो। यहाँ पे जो इंटर स्टेट सप्लाई होता है ना, मतलब मान लो कि आप फॉर एग्जांपल गुजरात में है, ठीक है, गुजरात से आपकी सेम एंटिटी मतलब जो मुंबई में लोकेटेड है, अगर आप गुजरात से मुंबई अगर सप्लाई करते हो आपकी ही एंटिटी को, तो वो भी एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, तो ये जो है वो एग्रीगेट टर्नओवर में आता है। तो यही सेम डेफिनेशन है, बट वो स्टेट में है। बट आपको यहाँ पे सबके आगे स्टेट वर्ड लिख देना है, तो क्या हो जाएगा, वो स्टेट टर्नओवर की डेफिनेशन बन जाएगी। तो यहाँ पे दो डेफिनेशन हमने कवर की, एग्रीगेट टर्नओवर और स्टेट टर्नओवर। क्या मतलब है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। टैक्सेबल ऑल टैक्सेबल पर सप्लाई जो आप करते हो, टैक्सेबल मतलब जिसके ऊपर टैक्स लगता है, एग्जाम मतलब जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगता है, एक्सपोर्ट का मतलब आपको मालूम है, और इंटरस्टेट अभी मैंने समझा, इंटरस्टेट सप्लाई हैविंग द सेम पान। ये सारी जो चीज़ है उसका टोटल करोगे तो हमें क्या मिलेगा, एग्रीगेट टर्नओवर मिलेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं एग्जाम सप्लाई की। कौन सा एग्जाम सप्लाई की, ये वाले। ठीक है, ये जो एग्जाम सप्लाई दिख रहा है, हाँ, उसकी बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, अभी एग्जाम सप्लाई में जीएसटी में आप सबको मालूम है कि तीन चीज़ है वो यहाँ पे ऐड की गई है। ठीक है, पहली वो चीज़ है वली एग्जाम सप्लाई, मतलब जिसके ऊपर टैक्स लगता ही नहीं है। ठीक है, नील रेट, मतलब कि जिसके ऊपर गवर्नमेंट ने रेट जो है वो नील लगा के रखा हुआ है, तो ये भी एग्जाम सप्लाई में इंक्लूड होता है। और नॉन टैक्सेबल मतलब फॉर एग्जांपल पेट्रोल, जो पेट्रोल है, डीजल है, ये सारी नॉन टैक्सेबल चीज़ें हैं, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आती है। तो जीएसटी एक्ट में एग्जाम सप्लाई का मतलब ये तीन चीज़ का टोटल आपको कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, तो वनली एग्जाम प्लस रिलेटेड प्लस नॉन टैक्सेबल। ठीक है, तो ये सारा टोटल है यहाँ पे एग्रीगेट टर्नओवर का, तो ये टोटल आ जाता है। अभी देखो यहाँ पे एक चीज़ और एक अच्छी है, मान लो कि आपका जो टैक्सेबल वैल्यू है 100 रुपया है, जिसके ऊपर हमने 18% जीएसटी लगाया। ठीक है, तो आपका इन्वॉइस वैल्यू होगा 118 रुपया। तो क्या एग्रीगेट टर्नओवर में हमें 100 रुपये कंसिडर करना है कि 118 रुपये कंसिडर करना है, तो यहाँ पे 100 रुपया जो है ना, वो हमें कंसिडर करना है फॉर द पर्पज़ ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर। ठीक है, तो हमने एग्रीगेट टर्नओवर और स्टेट टर्नओवर क्यों पढ़ा अभी, क्योंकि सेक्शन 10 जो बात करती है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करती है कंपोजिशन स्कीम में। ठीक है, अगर मान लो कोई स्मॉल बिजनेस प्लेयर, ठीक है, अगर उसका टर्नओवर अप टू 1.5 करोड़ है, कितना है, अप टू 1.5 करोड़ है पूरे इंडिया में, कब, इन प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर, तो उस केस में वो जो छोटा जो स्मॉल बिजनेस प्लेयर है वो क्या कर सकता है, कंपोजिशन स्कीम लेवी कर सकता है। मान लो कि उसका टर्नओवर पिछले साल 1.7 करोड़ है, तो वो स्कीम में नहीं आ सकता। मान लो उसका टर्नओवर प्रीवियस ईयर में 1.4 करोड़ है, तो हाँ बिल्कुल वो इस साल कंपोजिशन स्कीम में आ सकता है। बट हाँ, तीन स्टेट ऐसे हैं हमारे इंडिया में, आसाम है, हिमाचल प्रदेश है और एक जम्मू एंड कश्मीर। ये तीनों स्टेट में लिमिट जो है वो 75 लाख रुपीज़ की हम कंसिडर करके चलेंगे इंस्टेड ऑफ 1.5 करोड़। ठीक है, तो अगर आप एकेडमिक पर्पज़ के लिए देख रहे हो तो ये शायद आपको एमसीक्यू में आ सकता है। सीए फाइनल और सी इंटर वालों बच्चों को ये ध्यान में रखना पड़ेगा। आसाम और हिमाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर तीनों स्टेट में लिमिट है वो है 75 लाख रुपीज़। हालांकि ये फाइनल में ऐसा नहीं पूछा जाता, बट इसी इंटर लेवल में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो कंपोजिशन स्कीम में आने के फ़ायदे क्या है, तो यहाँ पे ऐसा चीज़ होती है कि आपको एक फ़िक्स परसेंटेज जो होती है अमाउंट, वो आपको गवर्नमेंट में पेमेंट करना होता है जीएसटी का। ठीक है, अभी मान लो कि आप मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है, तो आपका जितना भी टर्नओवर होता है, जितना भी टर्नओवर, ठीक है, तो वो टर्नओवर का आपको 1% जो है वो गवर्नमेंट को जीएसटी पे करना है। दूसरी चीज़ है, यहाँ पे एक सर्विस वाली एक कॉन्सेप्ट आता है। सर्विस में अभी तक गवर्नमेंट ने सिर्फ एक ही नोटिफाई की है, वो रेस्टोरेंट सर्विस है।
तो रेस्टोरेंट सर्विस में आपको 5%, कितना, 5% टर्नओवर आपको क्या करना है, जीएसटी वो गवर्नमेंट को पे करना है। अभी देखो ये 1% में 0.5% CGST है और 0.5% SGST है, ठीक है। हालांकि वो अगर IGST है तो वो 1% ही रहेगा, बट ये इसको अगर दो पार्ट में डिवाइड करो तो CGST 0.5 बनता है और SGST 0.5 बनता है। ऐसे सेम केस में यहाँ पे 2.5% प्लस यहाँ पे 2.5% बन जाता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे ट्रेडर में। ट्रेडर में एक थोड़ा ट्रिकी पॉइंट है, यहाँ पे ट्रेडर में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ट्रेडर में ट्रिकी पॉइंट ये है कि यहाँ पे हमने क्या देखा, टर्न, हाँ जी, तो ट्रेडर में एक ट्रिकी पॉइंट ये है कि यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया है टैक्सेबल सप्लाई, ठीक है, और यहाँ पे वर्ड क्या यूज़ किया है, टर्नओवर। तो डिफरेंस क्या है, देखो टर्नओवर में है ना, ये सारी चीज़ें जो है मतलब टैक्सेबल, एग्जेम्प्ट, एक्सपोर्ट और इंटर, ये सारी चीज़ें जो है ना वो टर्नओवर में इंक्लूड होती है। मतलब समझो कि जो मैन्युफैक्चरर है उसको एग्जेम्प्ट सप्लाई के ऊपर भी एक फिक्स परसेंटेज जीएसटी पे करना पड़ता है, एक्सपोर्ट के ऊपर भी करना पड़ता है, एज वेल एज इंटर जो सैम पान वाला है उसको भी करना पड़ता है। तो यही डिफरेंस है कि यहाँ पे टर्नओवर वर्ड यूज़ किया गया है और यहाँ पे टैक्सेबल सप्लाई वर्ड यूज़ किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे टैक्सेबल सप्लाई मतलब जो टैक्सेबल है जिसके ऊपर जीएसटी लगता है, सिर्फ और सिर्फ उसी के ऊपर जीएसटी पे करना है, अदरवाइज़ और किसी के ऊपर आपको जीएसटी पे नहीं करना है, ठीक है। और यहाँ पे टर्नओवर वर्ड यूज़ है, यहाँ पे भी टर्नओवर वर्ड यूज़ है, बट सिर्फ ट्रेडर के केस में यहाँ पे सिर्फ टैक्सेबल वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये डिफरेंस है सबसे बड़ा, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक बहुत ही अच्छा प्रोवाइज़ो है सेक्शन 2 का, सॉरी सेक्शन 10 का। एक प्रोवाइज़ो 2 है, जो प्रोवाइज़ो 1 है वो ऑलरेडी अब उसका कोई रिलेवेंट नहीं, ठीक है, और बहुत जल्दी CBIC उसको रिमूव भी कर देगी। हम बात करते हैं प्रोवाइज़ो 2 की। प्रोवाइज़ो 2 है क्या, ठीक है। तो जो भी कंपोजिशन स्कीम लेवी करता है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग सिर्फ इसकी बात करेंगे, रेस्टोरेंट को छोड़ के मैन्युफैक्चरर है और जो ट्रेडर है वो दोनों अगर कंपोजिशन स्कीम लेवी करते हैं तो वो जो है वो सर्विस को सप्लाई नहीं कर सकते। देखो मैन्युफैक्चरर क्या सप्लाई करता है, गुड्स को सप्लाई करता है, ट्रेडर क्या सप्लाई करता है, गुड्स सप्लाई करता है, बट उसके साथ साथ अगर वो कंपोजिशन देते हैं तो उसके साथ साथ गुड्स के साथ साथ वो सब सर्विसेज सप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। बट बाद में जीएसटी डिपार्टमेंट ने एक प्रोवाइज़ो ऐड किया, वो था प्रोवाइज़ो 2। मतलब अगर मान लो कि मैन्युफैक्चरर जो है, ठीक है, मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर वो गुड्स के साथ साथ अब कंपोजिशन स्कीम में वो सर्विसेज भी सप्लाई कर सकता है, बट यहाँ पे डिपार्टमेंट ने एक लिमिट रख दी है। लिमिट ये है कि 10% ऑफ टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फिनेंशियल ईयर, मतलब पिछले साल आपका जो टर्नओवर था उसका 10% ले लो और 5 लाख ले लो, दोनों में से जो हायर है, मान लो कि आपका टर्नओवर है, मान लो कि आपका टर्नओवर पिछले साल 10 लाख रुपए का है, ठीक है, मान लो अभी फॉर एग्जांपल उसका 10% पकड़ के चलो अभी, तो यहाँ पे आपका 1 लाख रुपये होता है, ठीक है, और 5 लाख, विच एवर इज़ हायर, हायर कौन सा है, 5 लाख। तो 5 लाख तक की सर्विसेज जो है वो आप अपने कस्टमर को प्रोवाइड कर सकते हो, कितने, 5 लाख तक की। अभी मान लो कि आपका जो टर्नओवर है वो मान लो कि 1 करोड़ तक का था, ठीक है, आपका जो टर्नओवर है वो 1 करोड़ है, तो 1 करोड़ का 10% कितना होता है, 10 लाख होता है, ठीक है। और यहाँ पे कितना है, 5 लाख है, विच एवर इज़ हायर, 10 लाख हायर है, तो 10 लाख तक की आप सर्विसेज जो है वो सर सप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये प्रोवाइजर टू यही बोलता है यहाँ पे, ठीक है। तो मे ऐसा कंपलसरी नहीं है, बट अगर वो करना चाहे तो इस लिमिट के अंदर वो अपनी सर्विसेज जो है वो सप्लाई कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। अगर इससे ज़्यादा की तो जो कंपोजिशन स्कीम की जो कंडीशंस है वो ब्रेक हो जाएगी, वो लोग कंपोजिशन स्कीम में नहीं एलिजिबल रहेंगे फिर, ठीक है, उनको फिर नॉर्मल टैक्स में पे करना पड़ेगा फिर टैक्स, ठीक है। तो ये प्रोवाइजर 2 ये है। पहले गवर्नमेंट ने सर्विसेज वाला जो था वो नहीं दिया था, बट बाद में प्रोवाइजर 2 ऐड किया और उन्होंने बोला कि आप ये लिमिट तक आप सर्विसेज सप्लाई कर सकते हो, बट सिर्फ 2 केस में। कौन कौन से केस है, एक मैन्युफैक्चर वाला केस है और एक ट्रेडर वाला केस है, ठीक है। रेस्टोरेंट में तो वैसे ही, रेस्टोरेंट में तो आपको पता है कि सर्विसेज भी आती है, तो उसमें तो ऑलरेडी हमें 5% पे करना ही है, ठीक है। तो ये था अभी एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। पहले हमने देखा एग्रीगेट टर्नओवर क्या होता है, फिर स्टेट टर्नओवर क्या होता है, फिर सेक्शन 10 देखा
कि सेक्शन 10 में एक लिमिट क्या है, एक तो 1.5 करोड़ की लिमिट थी, फिर 75 लाख की लिमिट थी, फिर यहाँ पे 3 बिजनेस एंटिटी थी, एक मैन्युफैक्चरर था, एक रेस्टोरेंट था और ट्रेडर था। ठीक है, यहाँ पे कुछ परसेंटेज हमें फिक्स गवर्नमेंट को पे करना है जीएसटी। ठीक है, फिर यहाँ पे प्रोवाइजो 2 है। प्रोवाइजो 2 कुछ इस तरह का है कि आप ये लिमिट तक सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरर और इन केस ऑफ ट्रेडर। बट हाँ, ये जो टर्नओवर है यहाँ पे जो लिखा हुआ है आप देख सकते हो, टर्नओवर 10% ऑफ टर्नओवर। मान लो कि ये टर्नओवर में इंटरेस्ट जो है, मतलब आप किसी फिक्स डिपॉजिट करवाते हो फॉर एग्जांपल, तो फिक्स डिपॉजिट के ऊपर जो इंटरेस्ट आता है, तो वो क्या इंटरेस्ट इनकम जो होती है वो टर्नओवर में ऐड होगी कि नहीं होगी। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट ने ये भी क्रेडिफिकेशन दिया कि ये जो इंटरेस्ट इनकम होगी, ठीक है, मान लो कि आपका टर्नओवर है 10 लाख रुपये, ठीक है, 10 लाख में 2 लाख जो है वो आपकी इंटरेस्ट इनकम है, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट। ठीक है, इसमें इंक्लूडेड है, ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो क्या 10 लाख कंसिडर करेंगे कि 8 लाख कंसिडर करेंगे, तो यहाँ पे डिपार्टमेंट ने क्लेरिफिकेशन ये दिया है कि हम लोग 8 लाख कंसिडर करने वाले हैं। ठीक है, 8 लाख कंसिडर करना है हमें। समझ में आ गई बात। तो इंटरेस्ट वाला जो पोर्सन है, इंटरेस्ट इनकम वाला जो पोर्सन है वो आपको टर्नओवर में से, ये टर्नओवर में से आपको माइनस करना है और फिर उसका 10% लेना है। ठीक है, ना कि ये 10 लाख नहीं लेना है आपको, 8 लाख लेना है, मतलब इंटरेस्ट बात करने वाला 8 लाख को लेना है। ठीक है, तो ये था प्रोवाइजो 2 ऑफ सेक्शन 10। अब हम बात करेंगे कंडीशंस। सेक्शन 10 में सब सेक्शन 2 है, वो हमें कंडीशन बताता है कि कंडीशन है क्या कंपोजिशन स्कीम में। तो कुछ 5 ऐसी कंडीशंस दी हुई है यहाँ पे। तो पहली जो कंडीशन है वो ये है कि वो वो जो मतलब मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर है, रेस्टोरेंट की बात हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। ठीक है, रेस्टोरेंट तो वैसे भी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, तो हम यहाँ पे सिर्फ मैन्युफैक्चरर, मतलब ये सिर्फ ये क्लोज के लिए, ये क्लोज के लिए सिर्फ हम मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर की बात करेंगे। ठीक है, मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर की बात करेंगे। तो वो जो मैन्युफैक्चरर और सर्विस ट्रेडर करने वाला जो बंदा है, वो सर्विसेज भी सप्लाई नहीं करना चाहिए। मैंने भी आपको बताया कि पहले गवर्नमेंट ने ये रेस्ट्रिक्शन डाल दी कि आपको सर्विसेज सप्लाई नहीं करनी अगर आप कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर होते हो तो। ठीक है, बट हाँ आप कर सकते हो सर्विसेज सप्लाई, बट ये लिमिट जो मैंने आपको बताई अभी, ये लिमिट तक ही आप सर्विसेज सप्लाई कर सकते हो। अगर इससे ज़्यादा की तो ये जो कंडीशन है 10(2) वाली वो ब्रेक हो जाएगी और आपको फिर नॉर्मल स्कीम में टैक्स पे करना पड़ेगा। आप कंपोजिशन के लिए क्या एलिजिबल नहीं रहोगे बाद। ठीक है, ये थी अपनी पहली कंडीशन। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन ये है कि ही इज़ नॉट एंगेज इन मेकिंग एनी सप्लाई ऑफ गुड्स विच आर नॉट लेवाइबल टू टैक्स, मतलब नॉन टैक्सेबल सप्लाई, मतलब फॉर एग्जांपल पेट्रोल समझ के चलो, नॉन टैक्सेबल सप्लाई मतलब पेट्रोल है, डीजल, जिसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें नॉन टैक्सेबल सप्लाई में आती है। तो जो बंदा है अगर वो पेट्रोल को सप्लाई कर रहा है तो वो बंदा भी कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है। तो दो कंडीशन क्विक रिविजन करते हैं, क्या है कि पहले तो उसको सर्विसेज सप्लाई नहीं करनी है, अगर वो करना चाहता है तो सिर्फ वो ये लिमिट के अंदर ही सर्विसेज सप्लाई करे। ठीक है, पहली कंडीशन ये थी। दूसरी कंडीशन ये है कि ही इज़ नॉट एंगेजिंग, मतलब नॉन टैक्सेबल सप्लाई उसको नहीं करना है। ठीक है, और तीसरी कंडीशन ये है कि ही इज़ नॉट एंगेज इन मेकिंग एनी इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई। मतलब इंटरस्टेट तो पता ही हमको क्या होता है कि मान लो कि फॉर एग्जाम्पल मैं गुजरात में बैठा हुआ हूँ और मुझे मुंबई में सप्लाई करना है। ठीक है, मुंबई में मुझे सप्लाई करना है तो ये इंटरस्टेट हो गया, मतलब स्टेट के बाहर मैंने सप्लाई करती हूँ, ये इंटरस्टेट होता है। मान लो कि आप इंटरस्टेट सप्लाई करते हो। ठीक है, मान लो कि गुजरात में मिस्टर ए बैठा हुआ है, मिस्टर ए मिस्टर जेड को सप्लाई करता है। ठीक है, तो मिस्टर ए जो है उसने इंटरस्टेट सप्लाई कर दिया, तो मिस्टर ए इज़ नॉट एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम। इट इज़ वेरी सिंपल। ओके, तो ये क्लॉज बहुत ही सिंपल। दूसरी बात वो ई कॉमर्स ऑपरेटर में, यहाँ पे सॉरी ये गलत वर्ड यूज़ हो गया है। ई कॉमर्स में मतलब कि मान लो कि कोई अमेजोन, मान लो कि मिस्टर ए है, ठीक है, वो अमेजोन के ऊपर फॉर एग्जांपल रजिस्टर्ड है, अमेजोन पे उसके गुड्स बेच रहा है, तो मिस्टर ए ई कॉमर्स के थ्रू बिजनेस कर रहा है। ठीक है, ई कॉमर्स के थ्रू अपने जो गुड्स है वो बेच रहा है, तो इन दैट केस जो मिस्टर ए है इज़ ऑल्सो बी नॉट लाइबल फॉर कंपोजिशन स्कीम। ठीक है, फिर एक बहुत ही वायद एक कंडीशन डाली हुई है, हाँ सॉरी फॉर दैट वर्ड, मैन्युफैक्चर ऑफ आइसक्रीम, पान मसाला और टैबेको और एडिटेड वाटर। ठीक है, तो ये अगर ये चार चीज़ का आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो फिर भी आपको कंपोजिशन स्कीम में आप एलिजिबल नहीं रहते हो। ये सिर्फ मैन्युफैक्चर के लिए कंडीशन है। ट्रेडर अगर ये कुछ करता है, ठीक है, ट्रेडर अगर ये चार में कुछ ट्रेडिंग करता है तो फिर ट्रेडर के लिए तो अलाउड है कि हाँ आप कंपोजिशन में जा सकते हो। बट अगर आप कोई ये चार चीज़ में से अगर आप कोई एक चीज़ मैन्युफैक्चर करते हो, ठीक है, तो उस केस में आपको कंपोजिशन के अंदर आप एलिजिबल नहीं हो। ठीक है, यहाँ पर ट्रेडर को एलिजिबल है,
ट्रेडिंग ही करना है उसको, तो वॉल से माल परचेस करना है और रिटेल में बेचना है, तो ये ट्रेडर हो गया। तो ट्रेडर में अलाउड है, मैन्युफैक्चर जो बनाते हैं ये चीज़ें जो बनाते हैं उनको कंपोजिशन में एलिजिबल नहीं है। ठीक है, तो हम बात करते हैं प्रोवाइजर टू सेक्शन 10(2). हाँ, मान लो कि ये प्रोवाइजर सेक्शन 10(2) का है, ये जो पढ़ा था हमने ये वाला, ये जो सर्विसेज वाला वो सेक्शन 10 का था। ठीक है, ये सेक्शन 10(1) का प्रोवाइजो था, ये जो प्रोवाइजो है वो सेक्शन 10(2) का प्रोवाइजो। ठीक है, 10(2) का। अब ये क्या बोलता है कि मान लो कि आप गुजरात में हो, फॉर एग्जांपल आप गुजरात में बैठे हो, ये दिल्ली है और एक मुंबई है। ठीक है, गुजरात, मुंबई और दिल्ली, आपका जो बिज़नेस की जो ब्रांचेज़ है, एक गुजरात में है, एक मुंबई में है और दिल्ली में है। ठीक है, तो मान लो कि आप गुजरात की जो ब्रांच है उसके लिए कंपोजिशन स्कीम ले रहे हो, यहाँ पे रेगुलर में पे कर रहे हो और यहाँ पे वापस आप कंपोजिशन में पे कर रहे हो, तो क्या ये अलाउड है कि जीएसटी में? बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल अलाउड नहीं है। मतलब आप सेम पान के अंदर रजिस्टर्ड हो, ठीक है, ये तीनों जो ब्रांच होगी वो सेम पान अकाउंट के अंदर रजिस्टर्ड होगी, तो यहाँ पे प्रोवाइजर टू ये बोलता है कि आप इन तीनों के लिए या तो फिर नॉर्मल में चले जाओ या तो फिर कंपोजिशन में चले जाओ। बट ऐसा आप बिल्कुल नहीं कर सकते कि एक ब्रांच के लिए कंपोजिशन, एक ब्रांच के लिए रेगुलर, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको। तीनों के लिए या तो फिर नॉर्मल या तो फिर कंपोजिशन, ये प्रोवाइजर टू सिर्फ ये होता है। मतलब आप पढ़ सकते हो यहाँ पे, स्कीम अप्लाइज टू ऑल रजिस्टर्ड पर्सन विद सेम पान, मतलब सबको एक ही स्कीम लगेगी। ऐसा नहीं होगा कि एक अलग फॉलो कर रहा है, एक अलग फॉलो कर रहा है, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे सीजीएसटी रूल्स है। ठीक है, कुछ सीजीएसटी रूल्स में भी कुछ बातें की गई हुई है कंपोजिशन के बारे में, तो वो भी आप कवर कर लेते हैं फटाफट। पहले तो देखो, जो बंदा है जो कंपोजिशन स्कीम में लेना चाहता है, तो वो पहले तो सीटीपी और एनआरटीपी नहीं होना चाहिए। सीटीपी मतलब कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और एनआरटीपी मतलब नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, वो नहीं होना चाहिए दोनों। फिर अगर मान लो कि एक आरसीएम में अपना एक प्रोविज़न है कि मान लो कि आप किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से कुछ चीज़ परचेज़ करते हो, मान लो कि सीमेंट वाला प्रोविज़न लेता हूँ मैं। मान लो कि आप किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से सीमेंट परचेज़ करते हो, तो उसके ऊपर जो परचेज़ करने वाला होता है उसको आरसीएम इसके ऊपर टैक्स पे करना होता है। तो मान लो कि कंपोजिशन वाला जो बंदा था उसने मान लो कि सीमेंट परचेज़ किया, तो उसके ऊपर उसको आरसीएम बिल्स के ऊपर भी टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये दोनों कंडीशन, ये दोनों रूल है, रूल में लिखा हुआ है। फिर यहाँ पे मान लो कि आरसीएम ने आपने जीएसटी का पेमेंट कर भी दिया, ठीक है, तो भी आपको जीएसटी आईटीसी नहीं मिलने वाली। हाँ, कंपोजिशन में एक चीज़ है कि आप देखो, एक फिक्स परसेंटेज ऑफ अमाउंट जीएसटी गवर्नमेंट को पे कर रहे हो, तो आप कोई भी आईटीसी पे कर रहे हो किसी इन्वॉइस के ऊपर, ठीक है, तो उसकी आईटीसी आपको नहीं लेनी है। ठीक है, आईटीसी आपकी पूरा खर्चा आपको बुक करना है। ठीक है, आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट एक्सपेंसेस बुक करना है। तो ये था। तो पहला पेमेंट जो है वो जीएसटी में आपने किया, तो उसकी आईटीसी तो वैसे भी नहीं मिलने वाली। कंपोजिशन को कोई भी आईटीसी नहीं मिलती है, ठीक है, क्योंकि वो फिक्स परसेंटेज ऑफ अमाउंट क्या गवर्नमेंट को पे करता है। फिर देखो, नॉर्मली जीएसटी में हम क्या इश्यू करते हैं, टैक्स ऑफ इनवॉइस इशू करते हैं, बट यहाँ पे आपको बिल ऑफ सप्लाई इशू करना है। ठीक है, तो इशू बिल ऑफ सप्लाई, नॉट टैक्स ऑफ इनवॉइस। मतलब देखो, ये इनवॉइस है, मान लो कि ये आपका इनवॉइस है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं ना नॉर्मली टैक्स इनवॉइस, बट जब आप कंपोजिशन में रजिस्टर्ड हो, ठीक है, तो यहाँ पे आपको टैक्स इनवॉइस वर्ड यूज़ नहीं करना है। यहाँ पे आपको बिल ऑफ सप्लाई वर्ड यूज़ करना है। क्या करना है? बिल ऑफ सप्लाई वर्ड को यूज़ करना है। ठीक है, वो आपके लिए टैक्स इनवॉइस नहीं, क्योंकि आप टैक्स लगा ही नहीं रहे हो, तो फिर टैक्स इनवॉइस वर्ड यूज़ क्यों कर रहे हो? बिल ऑफ सप्लाई वर्ड यूज़ करना चाहिए। ठीक है, फिर गवर्नमेंट ने एक और भी डाल दिया कि पब्लिक को भी मालूम चलना चाहिए कि आप कंपोजिशन में टैक्स पे कर रहे हो, ताकि वो लोग आपसे टैक्स कलेक्ट ना कर पाए। तो मतलब आप आपकी मान लो कि बिजनेस प्रेमाइसिस है आपकी, ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक बोर्ड भी लगाना पड़ेगा, जीएसटी नंबर के साथ लिखना पड़ेगा कि हम कंपोजिशन, ऐसा नहीं लिखना है हम, मतलब ऐसा लिखना है कि कंपोजिशन रजिस्टर्ड अंडर कंपोजिशन स्कीम, ऐसा लिखना पड़ेगा। ठीक है, मतलब नॉर्मल से प्रोविज़न है, 5 प्रोविज़न रूल में कुछ लिखा हुआ था, तो मैंने बता दिया आपको फटाफट। फिर एक अच्छे से सेक्शन है, बहुत थोड़ा सा ही बाकी है। एक लास्ट सेक्शन है अपनी सेक्शन 10(2)(a). ये भी गवर्नमेंट ने एक नई इंट्रोड्यूस की है। मान लो कि आप सेक्शन 10(1), मतलब जो हमने यहाँ पे पढ़ा, ठीक है, मान लो ये सेक्शन 10(1) हो गई और ये सेक्शन 10(2) हो गई। ठीक है, कंडीशन बढ़ गई है सेक्शन 10(1) और 10(2). मान लो कि इसमें आप एलिजिबल नहीं हो कंपोजिशन स्कीम में जाने के लिए, तो गवर्नमेंट ने एक और सेक्शन ऐड कर ली, सेक्शन 10(2)(a). यहाँ पे जो आपकी लिमिट, जो सेक्शन 10(1) में जो लिमिट 75 लाख और 1.5 करोड़ थी, यहाँ पे रिड्यूस करके गवर्नमेंट ने 50 लाख तक की लिमिट कर दी है। टर्नओवर की लिमिट कितनी की है? 50 लाख तक की कर दी है। ठीक है, और वहाँ पे कितना परसेंटेज था? 1% था, 5% था, और फिर से ट्रेडर के केस में 1% था। यहाँ पे 3% आपको टोटल टर्नओवर के क्या करना है? गवर्नमेंट को करना है। बट ये सेक्शन आपको कब आना है पता है? जब आपको सेक्शन 10(1) और 10(2) की कंडीशंस आप फुलफिल नहीं कर रहे हो।
ठीक है। आप एलिजिबल नहीं है कंपोजिशन के, फिर भी आपको ज़बरदस्ती कंपोजिशन ही लेना है, तो फिर आप ये सेक्शन के हेल्प ले सकते हो। सेक्शन बोलता ही है कि अगर एलिजिबल नहीं हो सेक्शन 10(1) और 10(2) में, तभी आप इस सेक्शन में आना। और इस सेक्शन में आने के बाद आपकी लिमिट कितनी हो जाएगी, 50 लाख की लिमिट हो जाएगी टर्नओवर की लिमिट। और टैक्स कितना पे करना है, 3% करना है। मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे ऐसा है कि 3% जो है वो आपको CGST पे करना है, और 3% जो है वो आपको SGST पे करना है, ठीक है। टोटल 6% आपको पे करना पड़ेगा टैक्स। आपको जो टोटल टर्नओवर है उसका 6% पे करना पड़ेगा। मान लो आपका टर्नओवर 100 रुपया है, तो 100 रुपये का 6% मतलब मान लो कि 6 रुपये आपको गवर्नमेंट को GST पे करना पड़ेगा, ठीक है। और कंडीशन क्या है, तो जो सेम कंडीशन सेक्शन 10(2) में थी ना, कि इंटरस्टेट सप्लाई नहीं करना है, नॉन टैक्सेबल सप्लाई नहीं करना है, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे सेम रखी हुई है, ठीक है। फिर यहाँ पे एक चीज़ और है कि जो पर्सन है जो कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड है, उसको GST कलेक्ट नहीं करना है अपने कस्टमर से, क्योंकि देखो वो कस्टमर से कलेक्ट करके करेगा क्या, क्योंकि वो गवर्नमेंट तो एक फिक्स परसेंटेज ही पे कर रहा है, ठीक है। और हालांकि ये कलेक्ट कर भी नहीं सकता, क्योंकि वो क्या इशू करता है, बिल ऑफ सप्लाई इशू करता है ना, हमने यहाँ पे पढ़ा बिल ऑफ सप्लाई इशू करता है। बिल ऑफ सप्लाई में वैसे भी टैक्स आता नहीं है, टैक्स इनवॉइस में ही आता है। तो वैसे भी वो बिल ऑफ सप्लाई अगर कस्टमर को इशू कर रहा है, तो वो उसको वैसे भी GST कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया कि नॉट शैल बी एंटाइटल टू एनी इनपुट टैक्स क्रेडिट, मतलब जो कंपोजिशन में रजिस्टर्ड है उसको ITC नहीं लेनी है अपने 3B में, ठीक है। पर मान लो कि आपने कुछ भी वायोलेशन किया कोई भी कंडीशन का कंपोजिशन के अंदर, ठीक है, तो आपको सेक्शन 73 और सेक्शन 74 की पेनल्टी अट्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है। अगर मान लो कि आप एलिजिबल थे ही नहीं कंपोजिशन के लिए, और आपने बहुत ही ज़बरदस्ती करके आपने कंपोजिशन स्कीम लेवी कर ली, और बाद में पता चला कि आप तो एलिजिबल थे ही नहीं, तो उस केस में आपको उस केस में सेक्शन 73 और सेक्शन 74 जो है वो अट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब एक छोटा सा 2 लाइन का कुछ बाकी है, देख लेते हैं फटाफट। हाँ, अगर आप कंपोजिशन स्कीम जब लेवी करते हो, तो आपको GSTR 1 और GSTR 3 भी फाइल करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको स्टेटमेंट फाइल करना होता है गवर्नमेंट को, ठीक है। GST पोर्टल पे आपको एक स्टेटमेंट फाइल करना होता है। क्वार्टरली फाइल करना है, मतलब साल में 4 बार आपको स्टेटमेंट फाइल करना है कि आपका टर्नओवर कितना है। यहाँ पे ITC के बारे में कुछ बात नहीं की गई है, ITC बतानी ही नहीं, क्योंकि ITC हम क्लेम कर ही नहीं रहे। सिर्फ हमको टर्नओवर की जो है टर्नओवर का फिगर बताना है कि हाँ इतना हमारा टर्नओवर है, हम इतना डिक्लेयर कर रहे हैं, उसका फिक्स परसेंट आपको गवर्नमेंट को पे कर देना है, ठीक है। और एनुअल रिटर्न के बारे में बात करने जाए तो GSTR 4 आपको GSTR 4 जो है वो आपको फाइल करना है। आपका जो क्लोजिंग ईयर है अकाउंटिंग, वो 31 मार्च होता है, तो 31 मार्च की 1 महीने बाद, मतलब विदिन 1 मंथ, 29 अप्रैल तक GSTR 4 जो है एनुअल रिटर्न वो फाइल कर देना है। ये जो है ना रूल में बताया गया है। अभी प्रैक्टिकल लाइफ में गवर्नमेंट इस डेट को एक्शन कर रही है, ठीक है, आपको मालूम होगा सबको, बट ये जो है वो एक्ट में लिखा हुआ है, रूल में लिखा हुआ है। मतलब देखो ये एक्सटेंड करके गवर्नमेंट बहुत दूर तक ले गई है, बट फ्यूचर में 30 अप्रैल तक हो जाएगी। बट अभी फ़िलहाल एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए आपको ये याद रखना है कि 30 अप्रैल तक ही आपको फाइल करना है, ठीक है। तो देखो ये वीडियो जो थी वो स्टूडेंट के लिए भी हेल्पफुल है, एज़ वेल एज़ आपको प्रैक्टिकल लाइफ में अगर किसी को काम में आए तो आप कर सकते हो, ठीक है। ये वीडियो के बाद अगर अमेंडमेंट आए तो वो भी आपको कंसिडर करने पड़ेंगे, ठीक है। So thank you for watching, and if you like this video, please like, share and subscribe. Thank you.